छोटे से कस्बे के इस बड़े घर का आंगन सुबह ही गीला हो जाता है और आने जाने वालों का स्वागत करने के लिए उस पर सज जाती है प्यारी सी रंगोली। एक तरफ चूल्हे पर चाय उबल रही है तो दूसरी तरफ मिसेस शर्मा अपना पूजा पाठ बस ख़त्म करने को है। पूजा ख़त्म करते ही बाहर गार्डन में मेज कुर्सियाँ चाय के लिए सजाई जाती है और फिर मिसेस शर्मा सबको आवाज़ लगाती है, चलो बच्चों फटाफट नीचे आ जाओ, चाय तैयार है। मिसेस शर्मा की ये दिनचर्या का हिस्सा है। सूरज की पहली किरण का स्वागत रोज वो इसी तरह करती है। इनका पूरा नाम है संजीवनी शर्मा। अपने नाम के जैसे ही वो पूरे घर के लिए संजीवनी थी। दिखने में औसत लेकिन व्यवहार से अद्भुत थी। उनका घर परिवार उनके लिए कर्म भूमि थी। शादी के बाद उन्होंने कभी कुछ और नहीं सोचा, जो किया घर परिवार के लिए किया। आज 50 साल की उम्र में भी वो थकी नहीं है। नवयुवती की भांति उछल कूद कर अपने परिवार के सारे काम खुद करती है। संजीवनी जी का परिवार काफ़ी बड़ा है। एक बेटा बहू, बेटी दामाद और पोते पोतियों के अलावा एक कुत्ता, एक तोता, पास पड़ोस के लोग, उनकी काम वाली, दूध वाला, ये सब लोग शामिल हैं। वो अपने घर की आधारशिला है, पर उनकी एक कमजोरी भी है। वो अकेलेपन से घबराती है, इसलिए हमेशा अपने लोगों से घिरा रहना चाहती है। एक दिन वो अखबार पढ़ रही थी कि उनकी बहू ने कहा, मम्मा मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ, आज सोनू को मैं ड्रॉप कर दूँगी, आप उसके लिए पूड़ी बना दीजिएगा। उनकी बहू स्कूल में टीचर है, पर यहाँ सास बहू वाला कोई ड्रामा नहीं चलता। दोनों अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी सुलझी हुई है। सोनू उनकी 4 साल की पोती है, जिसकी देखभाल वो खुद करती है। सबके अपने अपने काम पर निकलने के बाद घर में लगभग 5-6 घंटे कोई नहीं होता, लेकिन संजीवनी जी कभी अकेली नहीं होती। खाना बनाते बनाते वो अपनी काम वाली की समस्याएं सुनती है और उनके निदान भी देती है। फिर दूध वाले की गाय कौन सा चारा खा रही है, गाय का बछड़ा कैसा है, सब पे चर्चा होती है। उनके स्वभाव की है वो सबके बीच में प्रिय बन गई। सबके साथ होते हुए भी वो किसी के साथ नहीं होती। मतलब वो मदद सबकी करती है, लेकिन किसी के निजी मामलों में नहीं पड़ती, यहाँ तक कि बेटे बहू के भी नहीं। एक दिन पड़ोस वाली मिसेज कपूर उनके घर आई। उन्होंने कहा, मिसेस शर्मा कल मेरी शादी की 25वीं सालगिरह है, आप कल पार्टी में ज़रूर आइएगा। इतना कहकर वो तो वहाँ से चली गई, पर आज उन्हें बिल्कुल अकेला कर गई। मिसेज कपूर ने दुखती रग पर हाथ रख दिया था। शादी, पति, इन शब्दों का उनके जीवन में बहुत महत्व था, पर 5 साल पहले अकस्मात हुई पति की मौत ने उनके जीवन को निरर्थक बना दिया। उनका पूरा जीवन उनके पति के इर्द गिर्द घूमता था। आज वे कई दिनों बाद अपने पति के फ़ोटो के साथ अकेली कमरे में बैठी फ़ोटो से बात कर रही थी। तभी सोनू आ गई। दादी आप क्या कर रही हो, मुझे खाना खिलाओ ना। हाँ चलो, इतना कहकर वो सोनू के साथ चल दी। खाना खिलाते खिलाते वो सोच रही थी कि बाल मन कितना निर्मल होता है। किसी तरह का दुख उन्हें छू ही नहीं पाता, किसी प्रकार का द्वेष इनमें नहीं होता। दादी अब चलो खेलेंगे। उनके विचारों की रेल रुक गई और फिर से अपने पूर्व रूप में आ गई। अपने भीतर शून्य को उन्होंने एक बार फिर से अपनी पोती की अटखेलियों से भर दिया। दूसरी शाम मिसेस कपूर की पार्टी में वो अपनी पीड़ाओं को पूरी तरह भुलाकर सबकी खुशियों में शामिल हुई। पर यह शाश्वत सत्य है कि खुशियाँ क्षणिक होती है। यह भी उतना ही सत्य है कि जीवन में दुखों का होना भी आवश्यक है। अगर दुख नहीं होंगे तो खुशियों का क्या महत्व है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि कोई दुख, कोई पीड़ा आजीवन कारावास बन जाए तो जीवन में खुशी के कोई मायने नहीं रह जाते। पार्टी में खाना खाते खाते संजीवनी जी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। आधे घंटे की हलचल और असमंजस की स्थिति के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में 7 दिन बिताने के बाद संजीवनी जी अपने बेटे जय से बोली, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे घर ले चलो, मुझे यहाँ घुटन होती है, थोड़ा सर दर्द है और बस खांसी आती है।
वो घर पे भी ठीक हो जाएगी। नज़ला जुकाम के लिए कोई अस्पताल आता है क्या? बेटे ने कहा, हाँ माँ, बस 2-3 रिपोर्ट आने वाली है, फिर घर चलेंगे। मिसेस शर्मा का बेटा तब ये नहीं जानता था कि वो अपना वादा पूरी तरह नहीं निभा पाएगा। खुशियाँ आने से पहले दरवाजे पर दस्तक ज़रूर देती है, पर पीड़ाएं हमेशा दबे पांव दाखिल ही हो जाती है। नर्स ने आकर बेटे जय से बोला, सर, आपको डॉक्टर ने बुलाया है, आपकी माँ की रिपोर्ट्स आ गई है। मिसेस शर्मा ने इतना सुनते ही अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। जय भी डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर ने कहा, आइए मिस्टर शर्मा, मिसेस शर्मा की सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। खबर अच्छी नहीं है। हमने कुछ टेस्ट आपको बिना बताए किए हैं, जिसमें से उनका HIV टेस्ट पॉजिटिव आया है। इतना उनका इन्फेक्शन है कि अब वो स्टेज 3 एड्स में तब्दील हो चुका है। इसकी वजह से उनके शरीर के कई अंग जैसे किडनी, ब्रेन प्रभावित हुए हैं। उनकी खांसी साधारण खांसी नहीं है, उन्हें टीबी है। जय सुनता जा रहा था। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कोई ट्रेन तेज गति से उसकी ओर बढ़ती आ रही है। उसके मुंह से सिर्फ इतना निकला, कैसे? मेरी माँ तो धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है। इस पर डॉक्टर ने कहा, मिस्टर शर्मा, आपके मुंह से ये सवाल अच्छा नहीं लगता। आप पढ़े लिखे हैं, धर्म और एड्स का क्या लेना देना? क्या शारीरिक संबंध ही जरिया है HIV फैलने का? और अब, कब, क्यों, कैसे, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उनकी जान कैसे बचाई जाए? आज कई तरह की दवाइयाँ हैं जिनसे इसकी रोकथाम की जा सकती है, पर सबसे ज़रूरी है उन्हें इस बारे में बताना, ताकि वे खुद सारी सावधानियां बरतें और इलाज में हमारा साथ दें, क्योंकि अब हम उन्हें एड्स सेल में शिफ्ट करेंगे। कमरे में डॉक्टर और जय ने जैसे ही प्रवेश किया तो मिसेस शर्मा अपना पूरे सामान के साथ तैयार थी। उन्होंने सवालिया नज़रों से उनको देखा और बोली, चलो, एक दिन भी अब जेल में नहीं रहा जाएगा। जय ने कहा, माँ, तुम्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन क्यों? जय ने लिफाफा उनके हाथ में दे दिया। रिपोर्ट पढ़ते ही वो पलंग पर बैठ गई, आंखें बंद, फिर भी नम थी। आधा घंटा उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। फिर खुद डॉक्टर के पास गई, जहाँ जय पहले से मौजूद था। उन्होंने डॉक्टर से पूछा, कितना समय है मेरे पास? डॉक्टर ने कहा, ऐसा नहीं है, आप इलाज के बाद ठीक हो सकती है, बस आप सकारात्मकता बनाए रखें। संजीवनी जी की प्रतिक्रियाएं अप्रत्याशित थी। भगवान के उड़ाई इस मखौल का उन्हें अचरज नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उन्हें पहले से पता था। वो बड़ी शांति से एड्स सेल में जाने की तैयारी कर रही थी। तभी जय आया। उन्होंने कहा, जय, तुम्हें याद है जब पापा सख्त बीमार थे और तुम्हें मुंबई हॉस्टल में पढ़ते थे? एक दिन अचानक पापा चल बसे। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर बीमारी क्या थी। मैंने तुम्हें भी यही बताया था, झूठ कहा था मैंने। मैं जानती थी पापा को क्या हुआ। उनकी मौत एड्स की वजह से हुई थी। कमरे में पसरा सन्नाटा तोड़ने के लिए जय के पास कोई शब्द नहीं थे। उसने कहा, पर क्यों माँ, तुमने बताया क्यों नहीं? जय, हमारा समाज ऊपर से परिपक्व दिखता है, अंदर से है नहीं। एड्स को लेकर हमारा समाज आज भी कई तरह के पूर्वाग्रहों से ग्रसित है। मैं तुम्हारे पापा की मृत्यु कलंकित नहीं करना चाहती थी। अगली सुबह एड्स की सेल में उनकी शिफ्टिंग हुई। वे उस वार्ड को देखकर सोच रही थी, ये बीमारी इतनी भयानक नहीं है जितना इससे बनने वाला माहौल। सभी अपनी अपनी पीड़ाओं से व्यथित थे। मिसेस शर्मा की हालत उस माहौल से कहें या बीमारी से बद से बदतर होती जा रही थी। रोज़ किसी न किसी टेस्ट के लिए उनका खून निकाला जाता, सैकड़ों दवाइयाँ दी जाती। वो दिन भर पलंग पर पड़ी रहती, छत को ताकती रहती। बेटे बहू 2 दिन में एक बार मिलने आते थे। इस पर उन्हें संतोष होता, क्योंकि पास वाले बिस्तर पर जो व्यक्ति था उनसे मिलने पिछले 3 महीनों से कोई नहीं आया था। आज 1 महीने बाद उनकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। कई तरह की बीमारियों ने उन्हें जकड़ लिया था। वो दवाइयों का रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, पर उन्हें कहीं न कहीं जीने की इच्छा थी। अपनी पोती के पास अपने घर में वापस जाने की इच्छा थी। इस इच्छा शक्ति के जोर पर चमत्कारिक रूप से वो ठीक होने लगी
और 6 महीने बाद पूरी तरह स्वस्थ हो गई। डॉक्टर ने घर जाने की इजाज़त भी दे दी। वो खुश थी। एक बड़ा युद्ध जीतकर, मृत्यु को पराजित कर वो घर लौट रही थी। पर वो नहीं जानती थी कि इन 6 महीनों में सब कुछ बदल चुका था। बाहर की दुनिया अब उन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। घर जाते ही उन्होंने महसूस किया कि जितनी खुश वो थी उतना घर नहीं था। फिर भी उन्होंने पहले की तरह अपने घर की कमान संभालने की कोशिश की। बेटे बहू ने कुछ नहीं कहा, पर फिर भी एक लकीर बन गई थी। अब ना तो वो रसोई में कुछ बनाती, ना अपनी पोती को अपने हाथ से खाना खिला पाती। वो जानती थी ये सब ज़रूरी है, पर ये सावधानियाँ उन्हें ठेस पहुंचाती थी। न आस पड़ोस वाले आते, न काम वाली बाई अपना काम ख़त्म करने की जल्दी में रहती। सोनू भी अब स्कूल से ड्राइंग क्लास जाती थी टिफ़िन लेकर। घर का अकेलापन उन्हें अस्पताल के सन्नाटे से भयावह लगने लगा था। एक दिन फिर उन्हें चक्कर आया और वो गिर पड़ी। अस्पताल में सारे चेकअप के बाद डॉक्टर ने उनसे कहा, संजीवनी जी, आप तो बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने कहा, हाँ मुझे पता है। डॉक्टर ने कहा, फिर? मैं मृत्यु की लड़ाई तो जीत गई, लेकिन समाज के मोर्चे पर हार गई। अब यह सब बर्दाश्त नहीं होता। अपनों से ऐसे व्यवहार से अच्छा है मैं अपने जैसे लोगों के साथ रहूं। अब मुझे लगता है मेरे पति भाग्यशाली थे जो इस व्यथा के साथ जिए नहीं। ऐसे जीवन से तो इस अस्पताल का आजीवन कारावास भला है। कहानी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।